स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड में। इस वीडियो में हम देखेंगे आपके सीबीएसई क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इससे पहले जब हमने डिस्कशन किया था पार्ट 1 में, तो मैंने आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस बताए थे, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोडक्शन करना है, जैसे विलेजेस में आप देख रहे हो कि वहां पे जो फार्मर्स जो है, किसान जो है, वो क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने पालमपुर का एग्जांपल देखा था। तो वहां जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इसके लिए ये सब चीजें जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, ये सब जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस में क्या, तो इसमें लैंड, है ना, जो जमीन जो होती है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं फार्मिंग की, है ना, फार्मिंग इन पालमपुर, तो वहां का पहले फार्मिंग अगर हम लोग देखें तो उसका कुछ कंडीशन देखो। यहाँ पे ना ये पूरा वीडियो जो है ना, एक तरीके से आप ना एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पालमपुर के जो लोग हैं, वो लोग अपना क्या करना चाहते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। मतलब पालमपुर की विलेजेस जो है, पालमपुर जो विलेज जो है, इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या चाहिए, अब वहां पे ज्यादा फूड चाहिए, ज्यादा वहां पे अब ज्यादा फार्मिंग करना होगा। तो ये फार्मिंग को बढ़ाए कैसे, है ना, ये फार्मिंग जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स, अनाज जो है पैदा कैसे करे। तो इसके ऊपर हम लोग पूरा ये वीडियो जो है, इस पे हम लोग बात करेंगे ना। तो देखो, एक सिंपल तरीका क्या है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लो पहले आप एक साल में 10 kg वीट ग्रो करते थे, ठीक है, आपके पास एक लैंड थी और 10 kg वीट ग्रो करते थे। तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर 20 kg वीट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप और बड़ी सी लैंड पे ग्रो करोगे, है ना, और बड़ी सी लैंड पे आप ग्रो करोगे तो आपका जो है वो 20 kg हो जाएगा। लेकिन पालमपुर के साथ ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि पालमपुर में जो लैंड जो है वो और अवेलेबल नहीं है, लैंड फिक्स है। ये जो एक्स्ट्रा लैंड हम लोग जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पालमपुर का अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ज्यादातर लोग वहां पे क्या करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। लगभग 75% जो लोग हैं ऑफ द वर्किंग पीपल गेट देयर लिवलीहुड फ्रॉम फार्मिंग और रिलेटेड एक्टिविटी। लगभग 75% पॉपुलेशन जो है पालमपुर की, वो या तो फार्मिंग करती है या फिर फार्मिंग से रिलेटेड ही कुछ एक्टिविटीज करती है। ठीक है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पालमपुर के लिए, है ना। तो देखो, सिर्फ फार्मर नहीं, देखो फार्मर तो ऑफकोर्स जरूरी है ही, फार्मर के लिए तो वो उनका जो लाइफ जो है वो तो है ना, उनके लिए वो उनकी वर्क है। इवन जो लेबर्स जो है ना, जो लेबर्स जो है, बहुत सारे लेबर जो उन खेतों में काम करते हैं, जो उन फार्मिंग लैंड्स पे काम करते हैं, तो वो लोग भी तो डिपेंडेंट है ना। अगर वो खेतों में काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसे कैसे आएंगे, तो वो भी तो डिपेंडेंट है। मतलब पालमपुर में फार्मिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फार्मर की बात करें चाहे लेबर्स की बात करें। ठीक है, तो खेतों में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, खेतों में कितने अनाज हो रहे हैं, कितने ग्रेन्स हो रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि उनकी लाइफ कैसी होने वाली है। मान लो अगर पालमपुर के खेतों में अगर प्रॉपर तरीके से ग्रेन्स ना हो, अनाज जो है वो ग्रो ना हो, तो क्या उनका, तो उनके पास पैसे कैसे आएंगे, है ना। फार्मर के पास कैसे पैसे आएंगे, जो लेबर्स है उनके पास कैसे पैसे आएंगे। तो उनका पूरा का पूरा वेलबिंग जो है ये इन पे ही डिपेंड करता है, फार्मिंग पे डिपेंड करता है। तो अपना और ज्यादा वो लोग फार्मिंग करे और पैसे आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लैंड तो फिक्स्ड है, लैंड पालमपुर में फिक्स्ड है, लैंड को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है कि फार्मिंग जो है कैसे प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल है, कल्टीवेट वन मोर लैंड, ज्यादा से ज्यादा लैंड पे खेती करो तो फार्मिंग जो है वो आपकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी और पैसे आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑप्शन पालमपुर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनका तो लैंड जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। और ठीक है, 1960 से लेकर के पालमपुर में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जो भी लैंड था, जिन खेतों में खेती की जाती थी, वो अब इंक्रीज नहीं हुआ है। मान लो पहले 1960 में मान लो इतना साइज था लैंड का जिसपे खेती होती थी, अलग अलग लोग खेती करते थे, है ना, फार्मिंग करते थे। आज के डेट में भी इतना ही है, आज के डेट में भी इतना ही है, इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़े बहुत वेस्ट लैंड थे, वेस्ट लैंड मतलब ऐसे लैंड जो जिसमें खेती बाड़ी नहीं होती थी, एग्रीकल्चर नहीं होता था, थोड़े बहुत वेस्ट लैंड थे, बहुत थोड़े से।
तो उनको भी जो है कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, कल्टीवेबल लैंड में। कल्टीवेबल लैंड में मतलब ऐसी जमीन जिसमें खेती होती है, ऐसी जमीन जिसमें फार्मर्स जो है वो ग्रेन्स जो है, अनाज जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो और तो लैंड है नहीं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, जमीन ही तो नहीं है और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो लेकिन इनको तो क्या करना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि पालमपुर की पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी बात पालमपुर के लोग जो है उनको अब पैसे अब ज्यादा चाहिए, है ना, पैसे उनको अब ज्यादा चाहिए। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अब ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रेन्स ग्रो करना पड़ेगा, लेकिन लैंड तो है नहीं, तो दूसरा कोई सॉल्यूशन है क्या, बात करते हैं। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर लैंड फ्रॉम द सेम लैंड। तो एक काम करते हैं, जो लैंड है ना, पालमपुर में जो लैंड है, उन लोगों ने क्या सोचा, जो लैंड है इसको इंक्रीज नहीं करते हैं, लैंड नहीं बढ़ाते हैं, उसी लैंड में से ज्यादा ग्रो करने का ट्राई करते हैं। तो क्या किया जा सकता है ऐसा, सेम लैंड में से, सेम लैंड में से ज्यादा और ज्यादा ग्रो करना, तो क्या कर सकते हैं ऐसा, यस कर सकते हैं। दो मेथड है इसके लिए, कितने मेथड है, दो मेथड। पहला एक जो मेथड है उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, एक जो मेथड है उसको बोलता है मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। तो सेम लैंड में से ग्रो करने के और ज्यादा ग्रेन्स को ग्रो करने का और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। नाउ तो हम लोग एक एक करके दोनों टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग जो है मल्टीपल क्रॉपिंग जो है हम लोग उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो इसके लिए ना आपका पालमपुर एग्जांपल से ही समझाया गया है, तो पहले आप ये थोड़ा सा समझो, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आ जाएगी। पूरी की पूरी लैंड जो है पालमपुर में खेती हो रही है, ठीक है। कोई भी लैंड जो है वो आइडियल नहीं है, मतलब कोई भी लैंड को छोड़ा नहीं गया है, सभी लैंड में वो लोग वहां के जो लोग हैं खेती कर रहे हैं। देखो रेनी सीजन में क्या करते हैं, ज्वार एंड बाजरा ग्रो करते हैं। जब बारिश की टाइम होती है तो उस समय क्या ग्रो करता है, ज्वार एंड बाजरा। तो इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप, याद रखना है, पूछा गया है एग्जाम में, है ना। रेनी सीजन में ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा क्या है, खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन में जो ग्रो होता है ना, जो ग्रेन्स ग्रो होती है उसको क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप। इन क्रॉप्स को क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो खुद खाते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने कैटल्स को, है ना, कैटल्स मतलब उनके घरों में जो भी गाय बकरी जो भी होगी उनको वो खिलाते हैं। रेनी सीजन के बाद, रेनी सीजन जब खत्म हो जाती है, जो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम होता है, उस टाइम में काफी लोग जो है वो पोटैटो ग्रो करते हैं, काफी लोग पोटैटो ग्रो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स। फिर जब दिसंबर के बाद जब विंटर आती है, जब सर्दियों का टाइम आता है, तो उस टाइम क्या करते हैं, रबी क्रॉप ग्रो करते हैं। रबी क्रॉप किसको बोलते हैं, जैसे वीट, वीट को रबी क्रॉप बोलते हैं, तो वीट ग्रो कर रहे हैं। तो देखो बारिश के टाइम में वो लोग क्या कर रहे हैं, ज्वार बाजरा ग्रो कर रहे हैं। बारिश के बाद, और बारिश के बाद और विंटर से पहले पोटैटो ग्रो करते हैं। विंटर के टाइम में वो लोग क्या कर रहे हैं, रबी क्रॉप दैट इज वीट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी वो लोग ग्रो करते हैं, अगर छोटे फार्मर्स है तो वो लोग खुद अपने घरों में ही खा जाते हैं, तो उनके लिए तो बचता है नहीं। हाँ, जो मीडियम एंड बिग फार्मर्स है, जो बड़े फार्मर्स है, उनके पास काफी बच जाता है, तो वो अपना फैमिली में जो खाना होता है वो खाते हैं, अब बाकी जो है उसको सरप्लस जो है उसको जाकर के मार्केट में, कहां पे, रायगंज में जाकर के सेल करके आते हैं, ठीक है। देखो जो छोटे फार्मर है उनकी खेत भी छोटी है, छोटी सी जमीन है, तो वो लोग कितना ग्रो करेंगे, थोड़ा बहुत जो वीट ग्रो करते हैं वो उनका खुद में ही यूज हो जाता है, फैमिली में ही यूज हो जाता है। जो बड़े फार्मर है, बड़ी बड़ी लैंड है, उनके पास काफी सारा वीट बचता है, तो वो लोग जाके बाजार में, रायगंज के मार्केट में जाकर के बेच के आते हैं। नाउ इसके साथ जो लैंड जो है फार्मर्स का, उसके बाद थोड़ा बहुत जो लैंड जो बचता है उसमें वो लोग शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, है ना, गन्ने जो है ग्रो कर रहे हैं। जो शुगर केन जो है, आपने गन्ने देखे ना, ऐसे लंबे लंबे करके गन्ने जो होते हैं, शुगर केन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जैगरी। अब उसको बेच के आते हैं कहाँ, शाहपुर में बेच के आते हैं। क्यों, ताकि इससे चीनी बनेगी, शुगर बनेगी, है ना, चीनी बनेगी, शुगर केन से चीनी बनेगी। तो आप एक बात बताओ, ये पूरा पढ़ने के बाद में आप ये बताओ, पूरे साल में, पूरे साल में वो लोग देखो, वो लोग अलग अलग टाइप के क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं ना, पूरे साल में अगर आप नोटिस करो तो बारिश के टाइम में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, बारिश एंड विंटर से पहले भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, विंटर में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा सा जमीन जो बच जाए उसमें शुगर केन ग्रो कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, इसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। प्रॉपर डेफिनेशन देखो क्या है, व्हेन फार्मर ग्रो मोर देन वन क्रॉप, जब फार्मर्स एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करता है एक ईयर में, ठीक है, ऑन द सेम लैंड, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ये डेफिनेशन।
है ना? आपकी जो इकोनॉमिक्स की जो चैप्टर 1 है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद कर लो, बहुत बार पूछा गया है इस चैप्टर से, चैप्टर 1 में। नाउ तो मल्टीपल क्रॉपिंग आपको समझ में आया होगा, दैट मींस पालमपुर के लोग क्या मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं क्या? आंसर इज यस, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका क्या है। एक तो लैंड को बढ़ा दो, तो ये वाला ऑप्शन तो पालमपुर वालों के पास था नहीं, क्योंकि लैंड नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर एक और तरीका हमने देखा कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर लो, तो वो तो ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो तो पालमपुर के विलेज के लोग ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं। तो ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं, तो क्या वो लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे इस प्रोसेस से? नहीं, वो तो ऑलरेडी बढ़ा के बैठे हुए हैं, है ना? ये बहुत ही कॉमन तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। और फार्मर्स की बात करें, पालमपुर में कम से कम 2 मेन क्रॉप तो ग्रो कर रहे हैं पूरे साल में, कम से कम 2 क्रॉप तो पक्का ग्रो कर रहे हैं वो लोग। कुछ लोग पोटैटो को भी ग्रो कर लेते हैं एज ए थर्ड क्रॉप। मतलब एक साल में ये लोग पिछले 15 से 20 साल में क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने एक साल के अंदर में 2 या फिर 3 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब ऑलरेडी पालमपुर के विलेज के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, वो ऑलरेडी मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे प्रोडक्शन? वो जो बढ़ाने का ऑप्शन है उसको तो ऑलरेडी यूज करके बैठे हैं, है ना? नाउ अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, ये पालमपुर के जो लोग हैं ये पूरे साल कैसे ग्रो कर लेते हैं? 2 क्रॉप, 3 क्रॉप, 2 क्रॉप भी ग्रो हो रहा है, कुछ लोग 3 क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं, ये कर कैसे रहे हैं? ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे हाउ फार्मर्स ऑफ पालमपुर ग्रो क्रॉप थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल कैसे ग्रो कर पा रहे हैं ये लोग। ठीक है, देखो पहले क्या होता था, देखो इरिगेशन मतलब होता है जो खेतों में पानी डालते हैं, है ना? खेतों में पानी डालते हैं क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो खेतों में जो पानी डालते हैं उसको बोलते हैं इरिगेशन प्रोसेस, है ना? इरिगेशन सिस्टम जो है। तो पहले क्या होते थे, पहले पर्शियन व्हील्स को यूज करते थे। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस था। पर्शियन व्हील्स क्या होता था, जैसे मान लो कहीं पे कुआं वगैरह है, अब वहां पे एक ये ऐसे व्हील जैसी है, ऐसे व्हील जैसी होती थी, ये गोल गोल घूमती थी और उसमें से पानी निकलता था, और उस पानी को वो लोग जो है अपने खेतों में यूज करते थे। बहुत स्लो 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 होती थी, बहुत स्लो प्रोसेस थी। लेकिन पालमपुर विलेज के लोगों ने क्या किया, वो पर्शियन जो व्हील्स जो था उसको हटा दिया। अब क्या लेके आ गए, अब वो लोग लेके आ गए ट्यूबवेल्स। अब वो भी बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स लेके आ गए। वो लोग अब इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स यूज कर रहे हैं, क्या के लिए, पानी निकालने के लिए, जमीन में से पानी निकालने के लिए। और ये बहुत फास्ट काम करती है ना? ये बहुत फास्ट काम करती है। तो पालमपुर विलेज के लोग क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, और ट्यूबवेल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अब वो बहुत सारा पानी निकालता है, तो इरिगेशन बहुत आराम से कर पाते हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी पर्शियन व्हील से, बहुत स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो पालमपुर विलेज के जो लोग हैं वो लोग पूरे साल क्रॉप सिर्फ इसलिए ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनके वहां पे जो इरिगेशन का सिस्टम जो है ये काफी अच्छा है, काफी वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है। वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है मतलब क्या है, क्योंकि देखो वो लोग इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स यूज कर रहे हैं, है ना? तो इस कारण से बहुत ही आराम से वो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक जो ट्यूबवेल्स होती है ना, ये पहला बात तो बहुत फास्ट वर्क करती है, बहुत सारा पानी निकालती है जमीन के अंदर से, मतलब बहुत बड़े से लैंड को बहुत जल्दी इरिगेट कर सकती है। और बहुत आसान भी है ऑपरेट करना, इसको यूज करना। सिंपली एक बटन दबाओ, स्विच दबाओ, इलेक्ट्रिक रन जो ट्यूबवेल्स है वो शुरू हो जाएगी। एक स्विच दबाओ, पूरा खेतों में पानी आना शुरू हो जाएगा। पर्सन व्हील्स में बहुत झमेला था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो दैट मीन्स वो लोग इरिगेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने लैंड का, पालमपुर विलेज के जो लोग हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस में गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया। गवर्नमेंट ने भी शुरू शुरू में अपने खुद के पैसे से कुछ लोगों को ट्यूबवेल्स बांटे, जो फार्मर्स जिनको जरूरत थी, गवर्नमेंट ने उनको ट्यूबवेल बांटे कि ये लो ट्यूबवेल अपने खेतों में लगाओ। तो जब गवर्नमेंट ने उनको ट्यूबवेल दिया, अब वो लोग अपने ट्यूबवेल को यूज करने लगे अपने खेतों में। तो बाकी आसपास के फार्मर जो है, गवर्नमेंट ने सबको नहीं दिया, ऐसा नहीं कि सबको दिया, 100 में से मान लो 10 लोगों को दिया ट्यूबवेल्स कि लोग खेतों में यूज करो। जो 10 लोग पुअर होंगे, गरीब होंगे, उनको दिया। तो आसपास के बाकी जो 90 लोग जो बच गए, वो लोग जब देखे होंगे कि ट्यूबवेल्स तो बहुत अच्छा काम करता है, तो एक काम करो, हम लोग भी कुछ अपने पैसे वैसे जुगाड़ करके, है ना, पैसे जमा करके हम लोग भी लेके आते हैं। तो बाद में बहुत सारे दूसरे जो फार्मर जिनको गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, उन लोगों ने भी अपने पैसे वैसे जुगाड़ करके उन लोग भी प्राइवेट ट्यूबवेल्स जो है उन लोगों ने अपने विलेजेस में, अपने खेतों में लगवाए। देखते देखते 1970 तक, 1970s का टाइम आते आते तक लगभग 200 हेक्टेयर जो जमीन है पालमपुर की, उसको इरिगेट किया जा रहा था, है ना, एंटायर कल्टीवेटेड एरिया। मतलब
पालमपुर विलेज में जो भी जमीन है, उस जमीन में से 200 हेक्टर 200 हेक्टर जो जमीन जो है, उसको क्या किया जा रहा था, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल से इरिगेट किया जा रहा था। अब वहां पे खेती बाड़ी हो रही थी, वहां पे अनाज ग्रो हो रहे थे, ग्रेन्स ग्रो हो रहे थे, है ना। तीन तीन पोटैटो भी ग्रो कर रहे हैं, शुगर भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो अभी पालमपुर विलेज का पढ़ रहे हैं ना ये, लेकिन डेटा जो है ना ये पूरे इंडिया का है, पूरे इंडिया का एक बार डेटा थोड़ा सा आप देखो तो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, जब हम लोग आजाद हुए लगभग 1950 से 51 का जो टाइम जब था, उस टाइम में पूरे कंट्री में 132 कल्टीवेटेड एरिया जो है मिलियन हेक्टर था। मतलब हमारे कंट्री में टोटल 132 मिलियन हेक्टर जो जमीन जो है उस पे क्या होता था, उस पे खेती बाड़ी होती थी, उस पे जो लोग हैं वो खेती करते थे, फार्मर्स खेती करते थे। देखो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो 132 से 186 हो गया, फिर 198, धीरे 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 ये बढ़ रहा है। लेकिन यहां से एक बार देखो तो, ये वाली पार्ट से एक बार देखो तो, 200 आने के बाद लगभग 200 के आसपास में ये जो है ये रुक सी गई है ना। देखो 2013-14 में 201 आया, फिर 198, 197, 200, मतलब 200 आने के बाद ये थोड़ा सा रुक सा गया है। मतलब क्या है, ये डेटा क्यों दिया जा रहा है आपको, यहां पे क्या बताया जा रहा है कि पहले मान लो हमारे कंट्री में इतनी जमीन में खेती होती थी 1950 में, तो बढ़ते बढ़ते ये इतना हो गया, थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, 2013-14 में मान लो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन अब इससे बढ़ नहीं रही, इतना ही में रुक गया है, इतना में ही रुक गया है और बढ़ नहीं रहा है। तो जितना एरिया में हम लोग एग्रीकल्चर करते थे वो एरिया को हम लोग बढ़ा नहीं रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना लैंड जो है उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। अगर हमें और ज्यादा एरिया में अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, तो जो जमीन जो खाली पड़ी हुई है, जो वेस्ट लैंड है जिसपे कुछ नहीं हो रहा है, उन जमीनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वहां पे भी हम लोग क्या कर सके, एग्रीकल्चर कर सके। वहां पे भी प्रॉपर इरिगेशन की सिस्टम जो है हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि वहां के फार्मर भी प्रॉपर तरीके से इरिगेशन कर सके। क्योंकि आप देखो जमीन जो है वो कांस्टेंट सी हो गई है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था कि सेम जमीन में से ग्रो करने की मेथड है क्या, तो हमने दो मेथड पे बोला था, यस है मल्टीपल क्रॉपिंग, ये हमने देख लिया था। जो दूसरा मेथड है, देखो मल्टीपल क्रॉपिंग वाला जो ऑप्शन जो है ये पालमपुर वालों ने ऑलरेडी यूज कर लिया है ना। पहले तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, लैंड को बढ़ा दो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन पालमपुर वालों ने लैंड को तो ऑलरेडी यूज करके रखा है। मल्टीपल क्रॉपिंग करोगे तो भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग का ऑप्शन भी उन लोगों ने यूज करके रखा है। अब कौन सा ऑप्शन बच जाता है, मॉडर्न फार्मिंग, है ना। मॉडर्न तरीके से हमें खेती बाड़ी करनी होगी, मॉडर्न तरीके से हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करनी होगी, है ना। तो मॉडर्न फार्मिंग करना होगा हमें। तो देखते हैं पालमपुर वालों ने भी क्या ये ऑलरेडी करके रखा है कि ये कर सकते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग है क्या, पहले ये समझते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मतलब क्या है ना। जीन्स पैंट पहन के खेतों पे काम करना है, उसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न, है ना। धोती कुर्ता नहीं, जीन्स पैंट पहन के सूट बूट पहन के करेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। मॉडर्न फार्मिंग मतलब क्या है, देखो पालमपुर विलेज में जो फार्मर्स जो पहले खेती कर रहे थे, वो लोग जो सीड्स यूज कर रहे थे या जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे पहले के टाइम में बहुत ही बेसिक क्वालिटी के सीड्स यूज करते थे। अपने खेतों में वो जो गाय के गोबर वगैरह जो है उसको डालते थे एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। तो एज अ फर्टिलाइजर गाय को गोबर डाल दिया, थोड़ा बहुत पानी जो है अपने कुएं से निकाल के डाल दिया। तो ये पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड है, हाथों से काम कर रहे थे, ओल्ड मेथड है। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें नए नई टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं, नए नए मशीन यूज किया जाता है, केमिकल यूज किया जाता है, नए क्वालिटी के HYV सीड, अच्छे क्वालिटी के हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स जो है उसको यूज किया जाता है। ये सब यूज करने का एम क्या है, अल्टीमेट एम क्या है कि सेम जमीन में से प्रोडक्शन बढ़े। आज अगर आपके पास ये जमीन है और पूरे साल मेहनत करके अगर आप 10 केजी वीट ग्रो कर रहे हो, मॉडर्न फार्मिंग आप करो, आप इसी जमीन में से 20 केजी ग्रो कर पाओगे। तो ये एम है। देखो 1960 तक जो इंडिया के जो फार्मर्स जो है ये ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे, है ना। बैल वगैरह, गाय वगैरह, जो बुल वगैरह जो होती थी ना, उसको जो है उसको यूज करते थे प्लगिंग के लिए, है ना। खेतों में क्या डालते थे, खेतों में काऊ की डंग डालते थे या दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज डालते थे, है ना। मेन्योर वगैरह डालते थे, फर्टिलाइजर्स डालते थे, ठीक है। देखो काऊ के डंग वगैरह अगर आप देखोगे ना विलेजेस में ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। विलेजेस में लगभग बहुत सारे घरों में आप देखोगे लोग गाय पालते हैं, तो गाय की गोबर बहुत इजीली अवेलेबल है, काऊ डंग इजीली अवेलेबल है, तो आराम से बिना पैसे के भी मिल जाता था। बहुत सारे फार्मर के घर में खुद की गाय होती थी,
तो वो लोग अपने खुद के गाय का जो गोबर जो है, डंग जो है, उसको यूज करते थे, खेतों में डालते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कुछ किया जाता था और इस तरीके से फार्मिंग की जाती थी। तो देखो, प्लांट लगाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, उनका बीज लगाना पड़ता है ना, सीड लगाना पड़ता है। तो जो सीड जो थी वो भी बहुत ही लो क्वालिटी वाली सीड थी। कैसी थी? लो क्वालिटी वाली सीड थी। एज अ रिजल्ट यील्ड जो है वो कम था। यील्ड का मतलब क्या है? खेतों में से जो ग्रेन्स प्रोड्यूस होती थी वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती थी, कम होती थी। ठीक है, कम प्रोड्यूस होती थी। ठीक है। हाँ, एक चीज अच्छा था, ये जो सीड थी ना, देखो लो क्वालिटी वाली तो सीड थी, लेकिन इन सीड्स में वाटर कम चाहिए था। ये जो सीड्स जो थी, ये सीड्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये सीड्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये सीड्स का प्रोडक्शन कम होता था, है ना। मान लो सेम खेत में से बस 10 kg ग्रो हो रहा है, लेकिन एक चीज अच्छा था कि पानी की रिक्वायरमेंट कम होती थी, क्योंकि ये सीड ऐसे क्वालिटी की थी, कम पानी में भी ग्रो हो जाती थी। ऐसी क्वालिटी वाली थी सीड। तो ये पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन ये सब कुछ बदल गया कब? 1960 के बाद। 1960 के बाद क्यों बदल गया? बिकॉज 1960 से हम लोग देखेंगे एक नया जो है मेथड जो है वो स्टार्ट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ये दो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो चैप्टर है ना, आपकी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत प्रॉपर तरीके से समझो। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कब? 1960 में। तो हुआ क्या इसमें? इसमें हुआ ये कि फार्मर्स जो पुराने क्वालिटी वाले सीड यूज कर रहे थे ना, उनको बोला गया कि नहीं, ये पुराने क्वालिटी वाले, लो क्वालिटी वाले सीड यूज मत करो। तुम लोग क्या करो? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड यूज करो, HYV बोलते हैं शॉर्ट में। HYV सीड यूज करो। क्या होगा इससे? क्योंकि एक मान लो अगर ट्रेडिशनल वेराइटी पुरानी वाली सीड से अगर कोई प्लांट होता है, ठीक है, कोई प्लांट होता है, अब इसमें मान लो 1 kg वीट ग्रो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 kg वीट ग्रो हो रहा है, लेकिन वही HYV सीड लगा दोगे तो उसमें 2 kg ग्रो होगा, मतलब ज्यादा ग्रो होगा। तो HYV सीड का फायदा क्या है? सीड का फायदा क्या है कि इसमें प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा, मतलब सेम लैंड में जो है ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन HYV सीड के साथ एक प्रॉब्लम भी था। ये सीड को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए एक तो वाटर बहुत चाहिए। पुरानी क्वालिटी वाली में वाटर कम चाहिए था, लेकिन इसमें वाटर ज्यादा चाहिए, एक तो ये बात है। इसके अलावा इसको प्रॉपर वर्क करने के लिए केमिकल चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए। एंड पहले क्या डालते थे? पहले डालते थे वो गाय के गोबर डालते थे, है ना, गाय के गोबर डालते थे, काउ डंग डालते थे। लेकिन अभी इनको क्या चाहिए? HYV सीड को केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा पेस्टिसाइड चाहिए। पेस्टिसाइड क्या होता है ना, जब खेतों में फार्मर अपना ग्रेन्स लगाते हैं ना, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उन ग्रेन्स को डैमेज कर देते हैं। तो उनको दूर रखने के लिए, उनको मारने के लिए क्या चाहिए होता है? केमिकल चाहिए होता है, जो खेतों में डाल देंगे, सो दैट वो कीड़े मकोड़े जो है वो ग्रेन्स को डैमेज नहीं करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, पेस्टिसाइड बोलते हैं। अब फर्टिलाइजर क्या करता है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये एक तरह का ना, जैसे देखो, हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए बहुत सारे विटामिन चाहिए ना, बहुत सारे विटामिन चाहिए, विटामिन A B C, बहुत सारे विटामिन चाहिए। वैसे ही प्लांट को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको भी, उनका भी विटामिन चाहिए। तो वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा फर्टिलाइजर से। वो मिलेगा फर्टिलाइजर से। तो प्लांट को फर्टिलाइजर भी चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड यूज लाया गया, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन में और क्या किया गया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर्स जो है वो रिक्वायरमेंट थी, उसको लाए गए, केमिकल्स लाए गए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि HYV सीड में क्या था कि वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो पर्शियन व्हील यूज, वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो क्या पर्शियन व्हील को यूज करेंगे तो काम चलेगा? नहीं, काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करेंगे? तो बहुत सारे ट्यूबवेल्स वगैरह, जो थोड़ा देर पहले हम लोग ने देखा था ना, तो ट्यूबवेल्स जो है वो ट्यूबवेल्स को यूज किया गया। बहुत सारे ट्यूबवेल्स जो है उसको फार्मर्स लोगों को दिया गया, गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया, कई लोगों ने खुद से खरीदे। ठीक है। तो ट्यूबवेल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सबको इंट्रोड्यूस किया गया। अल्टीमेटली इन सबों को यूज करके क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अब देखो, इसके अलावा बहुत सारे मशीन यूज किए गए। पहले के टाइम में हाथों से काम कर रहे थे, या बुल वगैरह, जो बैल वगैरह जो होती है, उससे काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन में ट्रैक्टर्स जो है वो ट्रैक्टर्स को लाया गया। ठीक है, ट्रैक्टर्स को लाया गया, और दूसरी जो थ्रेसर्स मशीन्स है उन सबको लेके आया गया, प्लगिंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो देखो, नए नए टेक्नोलॉजी यूज किए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन का खासियत क्या है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन में नए नए टेक्नोलॉजीज जो है इसको यूज किया गया, नए नए कंपोनेंट लाए गए, नए नए केमिकल्स लाए गए। नाउ ये पूरा जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसका फायदा किसको मिला?
फार्मर्स को, सही बात है। लेकिन फार्मर्स में भी कौन से रीजन के फार्मर्स को? क्या पूरा इंडिया में सभी सभी फार्मर्स को फायदा मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेशली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स जो थे, उनको ज्यादा फायदा मिला। उन्होंने सबसे पहले ये मेथड्स वगैरह को ट्राई किया, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है इनको ट्राई किया और उनको ज्यादा फायदा मिला। उनका प्रोडक्शन है, मान लो उनके खेतों में पहले एक साल में 100 केजी वीट ग्रो करते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद में वो 300 केजी हो गया। तो सोचो तो 300 केजी अगर हो गया तो वो पहले 100 केजी वो लोग जो है वो लोग सेल करते थे, अब 300 केजी सेल करेंगे तो ज्यादा पैसा आएंगे ना उनके पास, है ना, ज्यादा पैसे आएंगे उनके पास, पैसे आएंगे तो वो लोग और क्या कर पाएंगे, नए नए मशीनें खरीद पाएंगे, अपने घरों के बच्चों को और अच्छे स्कूलों में भेज पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। मतलब उनका लाइफ टोटली चेंज हो गया, है ना, बहुत फायदा हुआ। तो ये जो स्पेशली, हाँ एक और मैं बात बता दूं, ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर आपसे पूछा जाए ना सबसे ज्यादा फायदा कौन से क्रॉप को हुआ, तो आंसर है वीट। ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा जो है सबसे ज्यादा वीट के प्रोडक्शन में हुआ, सबसे ज्यादा वीट के प्रोडक्शन में हुआ। ठीक है, हमारे कंट्री में वीट की जो प्रोडक्शन है ये काफी बढ़ गई, काफी इंक्रीज हो गई, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा वीट को हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये एक डेटा है, ये डेटा यहां पे गिवन है, इस डेटा को थोड़ा समझते हैं। ये इंडिया का डेटा है, ठीक है। नाउ अभी मैंने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, कौन सी क्रॉप को, वीट को ना। आप यहां से समझ सकते हो। देखो 1965-66 में हमारी कंट्री में टोटल 10 मिलियन टन जो है वीट ग्रो हुआ। मिलियन टन ना मेजर करने, जैसे केजी ग्राम होता है ना, वैसे मिलियन टन मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमारे कंट्री में 10 मिलियन टन वीट ग्रो हुआ। और पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, है ना, तो अलग अलग दाल कितनी हुई, वो भी 10 मिलियन हुई। मतलब 1966-65 में हमारी कंट्री में जितना वीट ग्रो हो रहा था उतना ही दाल ग्रो हो रही थी, पल्सेस उतनी ही ग्रो हो रही थी। लेकिन इसके बाद में, क्योंकि देखो इसके बाद 1965-66 ये टाइम में क्या आया हमारे कंट्री में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब इसके बाद देखो तो आज के डेट में पल्स देखो तो पल्स कितना है, पल्स मतलब दाल, 2019-20 में अगर आप पल्स देखो तो कितना, 10 मिलियन से बढ़ के कितना हो गया है, 23 मिलियन टन हो गया है। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है पल्सेस की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी है क्या? तो यहां पे देखो पल्सेस का प्रोडक्शन पहले 10 था, अब कितना हो गया, 23 हो गया। देखो 2019-20 का डेटा है, 23 हो गया है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा वीट को एक बार देखो तो, थोड़ा सा वीट को देखो तो, यहाँ पे वीट का पहले 10 था, आज के डेट में कितना हो गया, 108। आप कंपेयर करके देखो, 1966-66 में पल्सेस भी 10 था, वीट भी 10 था, लेकिन आज के डेट में पल्सेस 23 मिलियन टन है और वीट जो है 108 मिलियन टन। मतलब साफ नजर आ रहा है वीट की प्रोडक्शन हमारे कंट्री में देखो तो लगभग 10 टाइम बढ़ गई ना, 10 टाइम्स बढ़ गई ना। और दाल की प्रोडक्शन, पल्सेस की प्रोडक्शन लगभग 2 टाइम्स बढ़ी है। तो वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ग्रीन रेवोल्यूशन का, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, नाउ तो पालमपुर विलेज में हम लोग देखते हैं कि वहां के जो फार्मर्स जो है, एक देखो पर हेक्टर, हेक्टर क्या होता है ना, जमीन को मेजर करने का यूनिट है। जैसे आप किसी सामान को मेजर जब करते हो तो उसको केजी में करते हो, ग्राम में करते हो, वैसे जमीन का साइज कितना बड़ा है, तो जमीन का साइज को मेजर करने के लिए ना एक यूनिट है हेक्टर। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि पालमपुर विलेज के जो लोग थे वो पुराने तरीके से एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेडिशनल वैरायटी, गाय के गोबर डाल दिया, बैल यूज कर लिए, पुराने तरीके से यूज किए। तो एक हेक्टर में 1300 केजी जो है ये ग्रो करते थे। ठीक है, प्रोडक्शन होता था। लेकिन जब उन लोगों ने HYV सीड यूज करना स्टार्ट कर दिया तो उनका प्रोडक्शन देखो बढ़ के कितना हो गया, 3200 केजी पर हेक्टर हो गया। मतलब प्रोडक्शन जो है बढ़ गया। मतलब सेम लैंड से वो लोग अब जो है वो लोग अब ज्यादा वो लोग जो है वो लोग ग्रो कर पा रहे हैं। सेम लैंड से, लैंड तो नहीं बढ़ा सकते थे, लैंड तो यूज हो गया था सारा, तो सेम लैंड में से ज्यादा ग्रो कर पा रहे थे। अब ज्यादा जो बच जाएगा, जो सरप्लस बचेगा, मान लो किसी फार्मर का 3200 केजी हुआ, उन्होंने अपने घर में मान लो 1500 केजी जो है अपने घर में उन लोगों ने खा लिया, फैमिली में यूज हो गया, लेकिन फिर भी 1700 केजी तो बच गया ना, 1700 केजी तो बच गया। क्या करेंगे इसको, ये जो सरप्लस जो है इसको जाके मार्केट में बेच के आएंगे, दो पैसे आएंगे उनके पास भी, उस पैसे से अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, अपने घरों में टीवी मोबाइल अलग अलग चीजें खरीदेंगे। मतलब उनका लाइफ बेहतर होगा, है ना, उनका लाइफ जो है वो बेहतर होगा। तो पालमपुर विलेज में हम लोग देखते हैं कि यस लाइफ तो चेंज हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। नाउ लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा तो बहुत सारा है
है ना। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है। सबसे पहले तो फार्मर को अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाना है तो फार्मर को क्या चाहिए, फार्मर को चाहिए बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना। फार्मर को चाहिए क्या, केमिकल फर्टिलाइजर, क्या वो प्लांट का विटामिन, है ना, प्लांट का सही तरीके से ग्रो हो उसके लिए विटामिन। फिर प्लांट में कीड़े लग जाएंगे उससे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। फिर नॉर्मल जो सीड यूज करते हैं उससे काम नहीं चलेगा, HYV सीड यूज करना पड़ेगा। फिर HYV सीड को बहुत सारा पानी चाहिए तो इसके लिए ट्यूबवेल्स यूज करनी पड़ेगी। तो तुम सोचो ये सब चीज जो है फार्मर को पहले चाहिए, प्रोडक्शन तो बाद में होगा लेकिन पहले तो ये सब चीज चाहिए। और ये सब जो चीज है फ्री में तो नहीं आएगी, क्या चाहिए इसके लिए, इसके लिए चाहिए पैसे, मनी चाहिए। अब ये पैसे जो पुअर फार्मर है उसके पास कहां से आएगा, है ना। जो पुअर फार्मर है उसके पास तो पैसे थे ही नहीं, तो वो कैसे जाके ट्यूबवेल खरीदेगा, HYV सीड्स लेके आएगा, या फिर पेस्टिसाइड खरीदेगा, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदेगा, तो वो तो नहीं कर पाएगा। तो उसके पास ऑप्शन क्या है, उसके पास ऑप्शन है कि वो ओल्ड वाला पुराना वाला जो तरीका जो है उसी को यूज करे, है ना, पुराना तरीके से ही खेती बाड़ी करे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है ट्यूबवेल्स लाने का, HYV सीड्स लाने का, पेस्टिसाइड्स लाने का, ठीक है। हाँ, जो रिच फार्मर है, जो मीडियम फार्मर है, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों के पास पैसा है तो वो लोग ये सब चीजें लाके आ सकते हैं। जो रिच फार्मर है, जो इनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो लोग ये सब चीजें ला सकते हैं और इनका सही फायदा रिच फार्मर्स को मिला। तो इसीलिए बहुत बार बोला यह जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा फायदा जो है वो रिच फार्मर को मिला। वो किसको मिला, जो बिग फार्मर्स थे या फिर मीडियम फार्मर्स थे उनको मिला। स्मॉल फार्मर्स जो थे इनको उतना फायदा नहीं मिला, इनको उतना फायदा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उतना फायदा, बिकॉज स्मॉल फार्मर के पास तो पैसे ही नहीं थे कि वो लोग ये सब चीज स्टार्ट कर पाए। जो बिग थे, मीडियम थे, उनके पास पैसे थे, उन लोगों ने स्टार्ट किया, फायदा मिला उनको। तो एक तो ये इश्यू है, एक प्रॉब्लम है ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अब बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो आपके चैप्टर है ना, इस चैप्टर 1 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल यूज करेंगे, है ना, बहुत सारे क्या करेंगे, केमिकल यूज करते हैं। ये केमिकल क्या होगा, ये सॉइल का क्वालिटी जो है ना उसको खराब कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर लगातार कोई फार्मर यूज करते रहे, केमिकल फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर लगातार फार्मर यूज करते रहे तो इससे क्या प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी। मतलब देखो शुरू में होगा क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन से होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लो किसी फार्मर के पास एक लैंड है, शुरू में मान लो 10 kg ग्रो हो रहा है एक साल में। अब वो मान लो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में उसका प्रोडक्शन कितना हो गया, 20 kg हो गया, 30 kg हो गया। अब 30 kg चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, 30 kg ग्रो हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे अब ये कम होने लगा, 27 kg, 25 kg, 20 kg, धीरे धीरे ये कम होने लगा है। अब धीरे धीरे अब हम ये नोटिस कर रहे हैं, पहले तो प्रोडक्शन बढ़ा 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 बढ़ा, अब फिर अब लेकिन कांस्टेंट रहा, फिर उसका धीरे 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 थोड़ा सा कम हो रहा है। अब क्यों ऐसा, क्यों कम हो रहा है, बिकॉज फार्मर्स ने इतने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया जिसके कारण सॉइल का क्वालिटी ही खराब हो गया। सॉइल की देखो, आपको भी जब बीमार होते हो मेडिसिन आपको खाना होता है, तो मेडिसिन आपको उतना ही खाना है जितना रिक्वायरमेंट हो। लेकिन आप मेडिसिन पे मेडिसिन अगर आप खाए जा रहे हो, है ना, ठीक हो गए फिर भी खाए जा रहे हो, तो वो मेडिसिन आपका अच्छा नहीं, खराब करेगा। वैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खराब हो गई, ठीक है। फार्मर्स ने और किया, फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स लगाए, है ना, ट्यूबवेल्स लगा के क्या किया, मान लो ये जमीन है, जमीन में ऐसे ट्यूबवेल्स यहां पे लगा दिए, है ना, ट्यूबवेल्स लगा दिए और जमीन के अंदर में से पानी निकाल निकाल के अपने खेतों में डाला। तो जमीन के अंदर में से पानी निकाल निकाल के अपने खेतों में डाला, तो जिससे प्रॉब्लम क्या हुआ, जमीन के अंदर जो पानी जो है, वाटर टेबल जो है वो काफी कम हो गई। अगर आप दिल्ली वाले रीजन में रहते होगे, दिल्ली उल्ली के आसपास में रहते होगे, आप नोटिस करना वहां पे आपको कुएं नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पानी का लेवल जमीन के बहुत नीचे चला गया है ना, पानी का लेवल जमीन के बहुत नीचे चला गया है, ठीक है। तो वाटर टेबल का बहुत डाउन चला गया है। तो ये प्रॉब्लम जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि जहां पे ट्यूबवेल्स बहुत ज्यादा यूज किया गया, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, तो हम लोग एक प्रॉब्लम वहां पे ये देखते हैं कि वहां पे जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे चला गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा ओवर यूज किया गया है, तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ओवर यूज किया गया है। तो देखो केमिकल फर्टिलाइजर के कारण एक तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक तो प्रॉब्लम हो रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो रही है,
और क्या प्रॉब्लम है कि ग्राउंड वाटर जो है वो डाउन जा रहा है, ओवर यूज हो रहा है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हो रही है देखो, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ के कारण जो है हमें देखने को मिला है, तो आप ये सब लिखोगे। नाउ हमारे सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो रही है, ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है, ठीक है। और हम लोग देखो ये सब जो रिसोर्सेस है ये क्या है, सॉइल या ग्राउंड वाटर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस है। ग्राउंड वाटर को बनने में, जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर का लेवल बनने में, सॉइल का फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है। एक बार अगर ये डैमेज हो गया ना, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ग्राउंड का वाटर को यूज कर लिया और नेक्स्ट बारिश के टाइम में ग्राउंड वाटर फिर से पूरी ऊपर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक बार अगर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया तो फिर उसको ऊपर लेके आने में बहुत टाइम लगता है ना। तो इसको रीस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है। एक बार अगर सॉइल खराब हो गई, किसी फार्मर की लैंड की जो सॉइल खराब हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो गई, तो उसको ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आता है, ये आसानी से नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को अपने इन्वायरमेंट को भी बचा के रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा केमिकल यूज कर लो, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन कर लो, ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर लो, लेकिन उसका एक नेगेटिव साइड भी देखने को मिलेगा। मतलब हमें बहुत केयरफुल तरीके से इन केमिकल्स को यूज करना होगा। देखो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप फार्मर्स जो केमिकल्स डाल रहे हैं खेतों में, वो केमिकल वहां से बह के नदी वगैरह में जाते हैं। तो नदी वगैरह में जब जा रहे हैं, रिवर्स में जब वो केमिकल्स जा रहे हैं, तो होता क्या है, वो रिवर में वो सब केमिकल जब जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि रिवर को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। आप लोगों ने वाटर पोल्यूशन जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो वाटर को पोल्यूट करते हैं, और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स जो है ये सब हो रहे हैं, ठीक है। नाउ देखो केमिकल फर्टिलाइजर से क्या क्या प्रॉब्लम्स जैसे हम लोग देखने को मिल रहा है, तो होता क्या है, प्रोसेस क्या है देखो। केमिकल फर्टिलाइजर करता क्या है, तो पहले प्लांट्स को मिनरल प्रोवाइड करता है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को प्रॉपर तरीके से ग्रो करने के लिए जो भी मिनरल्स रिक्वायरमेंट है, वो मिनरल्स जो है प्लांट को सप्लाई करता है, ठीक है। अब वो जो मिनरल्स जो जो केमिकल डाले गए हैं, वो केमिकल क्या है, वहां से बह के किसी नदी में चले जाएंगे, लेक में चले जाएंगे, ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, पोल्यूट करते हैं। सॉइल में हम लोग डालते हैं बहुत सारा केमिकल, तो सॉइल में जो बहुत सारे बैक्टीरिया है, या फिर सॉइल में बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे केचुआ, अर्थवर्म, ये काफी हेल्पफुल है फार्मर का फ्रेंड है ये। तो लेकिन केमिकल के कारण उनकी डेथ हो जाती है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया भी डेथ हो जाती है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, सॉइल जो है वो फर्टाइल कम होता है, लेस फर्टाइल होता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि इन केमिकल्स वगैरह को देखेंगे कि पंजाब में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, क्यों, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले उसी रीजन में सबसे स्टार्ट हुआ था, पंजाब हरियाणा आसपास के वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में। तो सॉइल की फर्टिलिटी अगर कम हो जाती है, तो फार्मर अगर देखेगा, फार्मर देख रहा है कि पहले तो 10 kg ग्रो हो रहा था, पहले 10 kg ग्रो हो रहा था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर फार्मर क्या नोटिस कर रहा है कि धीरे धीरे 30 kg के बाद में अब 25 होने लगा है, 22 होने लगा है। तो फार्मर को क्या फील होगा कि उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है, और केमिकल डालो। सॉल्यूशन क्या है, और केमिकल डालो। और केमिकल डालोगे तो और लैंड खराब होगा, मतलब लैंड खराब हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए और केमिकल डाल रहे हैं, तो और लैंड खराब हो रही है, और डैमेज हो रही है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं फ्री में तो नहीं आता ना, पैसे लगते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ रहा है ना। पहले 1 kg फर्टिलाइजर डाल के काम हो जाता था। पहले कोई पर्सन, कोई फार्मर अपने खेतों में 1 kg फर्टिलाइजर डालता था, लेकिन उसका प्रोडक्शन कम होने लगा तो वो बहुत टेंशन में आ गया। उसने क्या किया, अब उसने 1 kg के बदले 2 kg फर्टिलाइजर डालना स्टार्ट कर दिया, कि ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो फार्मर्स क्या, हमारे खेत में जो और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना। तो सॉइल तो खराब हो ही रहा है, वाटर टेबल जो खराब हो ही रहा है ना, ग्राउंड वाटर या रिवर लेक वो तो पॉल्यूट हो ही रहा है, प्लस वो जो एक्स्ट्रा 1 kg खरीद रहा है, पैसे लगते हैं ना उसके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ अब ये जो टॉपिक था ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दूसरा एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि पालमपुर विलेज में जो लैंड जो है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पालमपुर विलेज को अगर देखोगे तो लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलग अलग फार्मर्स के बीच में, इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो पालमपुर विलेज में टोटल 450 फैमिलीज है, 450 फैमिलीज रहती है। इसमें से इस 450 फैमिलीज में से जो है, पहले मैं इसके बात कर लूं, 150 फैमिली ऐसी है जिनके पास कोई जमीन नहीं है।
पालमपुर विलेज में 450 में से 150 फैमिली ऐसी है जिनके पास कोई जमीन नहीं है। जनरली ये लोग थोड़े से दलित पीपल से बिलोंग करते हैं, है ना, कोई जमीन नहीं है। जनरली ये लोग लेबर की तरह काम करते हैं, है ना, लेबर एज ए लेबर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर पालमपुर विलेज में टोटल 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास बहुत छोटी सी जमीन है, बहुत छोटी सी जमीन का साइज क्या है, 2 हेक्टेयर से भी कम है, 2 हेक्टेयर से कम भी है। देखो 2 हेक्टेयर जो जमीन है ना, इसमें अगर फार्मिंग करता है कोई फार्मर तो इतना ग्रो हो जाएगा कि वो उसको बेच नहीं पाएगा। 2 हेक्टेयर जमीन में, है ना, 2 हेक्टेयर या उससे कम जो जमीन है बहुत सारे फार्मर्स के पास, 240 फैमिलीज के पास में, तो इसमें ये लोग मान लो वीट ग्रो करते हैं ना, तो इतना वीट ग्रो नहीं होता है कि उसको जाकर के फिर मार्केट में बेच के आएंगे पैसे कमाएंगे, नहीं। जो भी वीट ग्रो होता है वो उनके फैमिली में ही यूज हो जाता है, ठीक है। तो उनका जो बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं होता है, मतलब इनकी भी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, 60 फैमिली ऐसी है जिनके पास जो जमीन जो है वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। 60 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास जो लैंड जो है वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। ये जनरली थोड़े से मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है। हाँ, इनके पास जो लैंड है ना उसमें जब कल्टीवेशन करते हैं, मान लो 100 केजी ग्रो हुआ, उसमें से 20 केजी खुद के लिए रखा और 80 केजी मार्केट में जाके बेच के आ गए, तो इनके लिए सरप्लस जनरेट होता है। और थोड़े से 10 कुछ ऐसे हैं बहुत कम, है ना, बहुत कम, फिर ऐसे हैं कुछ फार्मर तो इवन ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है, 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। मतलब ये लोग तो एकदम रिच फार्मर्स हैं, बड़ी बड़ी जमीनें, है ना, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनके खेतों में 50 लोग काम कर रहे हैं, ऐसे भी फार्मर्स हैं। ये एक देखो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा समझो, है ना, ये आप इमेज को थोड़ा सा समझो। ये इमेज क्या है, ये इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है कि पालमपुर में जो लैंड जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तुम नोटिस करो कि कुछ कुछ जमीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं। देखो ये जमीन का कितना बड़ा टुकड़ा है, ये टोटल पालमपुर विलेज है, मान लो ये ग्रीन वाला जो है ना पालमपुर विलेज है। अब इसमें देखो इतना बड़ा सा जमीन का टुकड़ा सिर्फ एक फार्मर का, है ना, रिच फार्मर है ये भी देखो बड़ा सा टुकड़ा रिच फार्मर का है, ये एक रिच फार्मर का है ना, रिच फार्मर का है। आज छोटे छोटे देखो तो पुअर फार्मर है, बहुत सारे पुअर छोटे 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 है। तुम देखो पालमपुर विलेज का लगभग 50% के आसपास का जो जमीन है, 50% से ज्यादा जमीन, 50% मोर देन हाफ, 50% से जो ज्यादा जो लैंड जो है वो किनका है, वो रिच फार्मर का ही है। यहां देखो अगर मैं नंबर करूं 1 2 3 4, 4 फार्मर को अगर काउंट करो तो 4 फार्मर ही मिलके लगभग 50% से ज्यादा जमीन उनके पास है ना। आप पुअर फार्मर देखो तो उनके पास छोटी 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 जमीनें हैं। तो यही देखो कि छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स जो है पूरे विलेज में बिखरे पड़े हैं, उनमें छोटे फार्मर्स काम करते हैं। अब बड़ी बड़ी जो जमीनें जो है वो काफी बड़ी साइज की है, वो और 50% से ज्यादा है वो। ये छोटे छोटे प्लॉट्स में उतना एग्रीकल्चर नहीं होता है कि मार्केट में जाके बेच के आएंगे, इतना उनके पास प्रोडक्शन नहीं होता है। जो बड़ी बड़ी जो लैंड जो है, हाँ उसके केस में जो है रिच फार्मर्स जो है उनके पास तो बहुत प्रोडक्शन होता है, तो वो लोग जाकर के उसको सेल करके आते हैं, ठीक है। नाउ ये आप एक बार के लिए थोड़ा सा देखो, ये एक डेटा यहां पे गिवन है, ठीक है, ये एक बार डेटा गिवन है। पालन देखो हम लोग जो है हमारे कंट्री का अगर ये आप डेटा एक देखोगे, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, हमारे देखो कंट्री में देखो छोटे फार्मर, है ना, छोटे फार्मर जो पुअर फार्मर है हमारे कंट्री में अगर मान लो 100 है, तो लगभग इसमें से 44 की बात करें तो 44 कैसे है, थोड़े छोटे फार्मर है, पुअर फार्मर है, ठीक है, ठीक है। तो 44 ना सॉरी, हमारे कंट्री में अगर 100 फार्मर्स है तो 100 में से, अच्छा ये वाला है नंबर ऑफ फार्मर का, ये है 100 फार्मर अगर है हमारे कंट्री में तो 100 में से 85 फार्मर्स ऐसे हैं जो पुअर हैं, और 15 फार्मर ऐसे हैं जो थोड़े से रिच टाइप के हैं या मीडियम है, और 85 कैसे हैं, पुअर वाले टाइप के हैं। और लेकिन जमीन की बात करें, है ना, तो जमीन की बात करें तो 44.6% का जो जमीन जो है, इतना परसेंट जमीन इनके पास है, और ज्यादातर जमीन देखो 50% से ज्यादा जमीन जो है वो रिच फार्मर्स के पास है। ये डेटा आपको याद नहीं करना है, लेकिन यहां पे बस समझाने के लिए है कि आप देख सकते हो कि जो पुअर फार्मर है उनके पास बहुत कम जमीन है, और जो रिच फार्मर है उनके पास जमीनें बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। नाउ
तो हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में नेचुरल रिसोर्सेस, हमने लैंड के ऊपर बात किया, हमने थोड़ा सा वाटर के ऊपर बात किया, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये पूरे प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहा है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये जो वीडियो हमारी एंड हो जाएगी तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग बात करेंगे लेबर के ऊपर, हम लोग लेबर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट 3 आएगा, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो चैप्टर से हमारा पार्ट 3 आएगा, तो उसमें नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने जो है लेबर के ऊपर बात करना है, ठीक है। तो लेबर को हम लोग सही तरीके से समझेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।